जानना चाहूंगा कि महिलाओं के सवाल आपके यहाँ क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं उस ढंग से जैसे होने चाहिए। आप ये देखिए कि आज आज बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं कि राम मंदिर बन रहा है और मतलब बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम उत्तराखंड में महिलाओं का हिस्सेदारी देखें उस चीज में, आप प्रतिनिधित्व में महिलाओं का हिस्सेदारी देखें तो वो भी एक तरह से ना के बराबर है। अगर हम हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है शिक्षा। जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो प्राइमरी लेवल तक तो शिक्षा पा लेती हैं किसी भी तरह, लेकिन उन्हें आगे की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, मैदानी इलाकों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब और पहाड़ों पे भी हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपनी बेटियों को मैदानी इलाकों में पढ़ने के लिए भेज दे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो भी महिला या बच्ची पढ़ाई करके नीचे मैदानी क्षेत्रों में आती है, वो दोबारा वापस कभी पहाड़ों की तरफ नहीं जाती है। आखिर वो जाए भी क्यों? वहां पे फैसिलिटी उनके लिए कुछ नहीं है। अगर वो आगे अगर बच्ची पढ़ाई करती है तो डेफिनेटली वो रोजगार के बारे में सोचेगी। तो मेरा सवाल ये है कि आपने महिलाओं के लिए वहां पे रोजगार की क्या स्थिति की है, या या आपने बच्चों के लिए जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए वहां पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल की है। तो जो मैं आपको इसका ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो आप ये समझ लीजिए, जो क्रीमी लेयर होती है, जो थोड़ा सा जागरूक महिलाएं होती हैं, वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ चली जाती हैं, और जो पहाड़ पे रह जाती हैं वो थोड़ा सा मैं उन्हें कहूंगी शिक्षित तो जरूर होती है, शिक्षित इन द सेंस कि वो अ, उन्हें जानकारी होती है कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, लेकिन वो अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी उनके पास नहीं होती है कि मुझे किस तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है या बात करनी है, या कहाँ जाके मुझे अगर मेरे पास कोई समस्या है तो मुझे कहाँ जाके इस चीज के बारे में बात करनी है। तो ये सब चीजें जो है वो महिलाएं वो वहीं पे उनके सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनका समाधान किसी भी तरह से नहीं निकल पाता है। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, और उनको आर्थिक व्यक्तिगत आर्थिक आर्थिक मजबूत करने के लिए कोई वहां पे योजनाएं नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पूरी जब महिलाओं के सवाल उत्तराखंड में शराब का सवाल महिलाओं का है, जमीन का सवाल महिलाओं का है, स्कूल का सवाल महिलाओं का है, अस्पतालों का सवाल महिलाओं का है, और अभी आपने देखा कि सब लोग कह रहे थे कि राज्य बन जाएगा और सब महिलाएं ही इस तमाम चीजों को झेलती है। जैसे उत्तराखंड के अंदर हमारे बालिकाओं के पढ़ने के लिए जगह जगह स्कूल थे, तो उत्तराखंड में सरकार ने लगभग 3,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं। अभी सरकार कहती है कि हम 47 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को बंद करेंगे। सरकार ने 20 कॉलेज को बंद करने की घोषणा की है। अभी सरकार ने 31 ITI को भी बंद करने का ऐलान किया है, और पूरे अस्पतालों को PPP मोड में देने की साजिश सरकारें कर रही हैं, और आज के पिथौरागढ़ में 4 अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। ऐसे हालात में जब ये सारे सवाल महिलाओं के साथ जुड़े हैं, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते और विशेषकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल की महिला नेत्री होने के नाते, क्या आप कभी आपको गुस्सा नहीं आता इस व्यवस्था से कि इसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाए? आप लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या? जी बिल्कुल आता है, आक्रोश होता है, क्यों नहीं होता है। आप ये देखिए कि जहां जहां पे 20 साल जो 20 साल पहले जो महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, आप जानते हैं आंदोलन में जितनी भी महिलाएं आई थी वो एक आम महिला थी। आम महिला, उसने एक सपना देखा था कि अब अगर मेरा उत्तराखंड राज्य अलग बनता है तो मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मतलब एक सपना सा उन्होंने देखा था कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद न जाने क्या क्या हो जाएगा। लेकिन आज जब उसी तर्ज पे 20 साल होने के बाद भी ना यहाँ पे शिक्षा के लिए आपने कोई नीति निर्धारित की है, बल्कि आपने जो शिक्षा के लिए जो स्कूल्स थे, संस्थाएं थी जहाँ पे बच्चों को और डेवलप करना चाहिए था, या फिर आप उन चीजों को ऐसे डेवलप करना चाहिए था कि अ, बच्चे वहां पे रुके। आप एक बात नोटिस की होगी आपने कि हमारे जितने भी पहाड़ों पे जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी बेसिकली नीचे ही पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी मैदानी क्षेत्र में ही उनकी फैमिली बसी हुई है। तो सरकार ने ऐसी कोई सुविधा वहां पे की ही नहीं कि वो लोग वहां पे टिके। अब ये देखिए, अगर कोई टीचर वहां पे है तो टीचर अपने बच्चों को वहां पे नहीं रखता है क्योंकि वहां पे उसके बच्चे के लिए कुछ और सुविधा नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि डॉक्टर्स वहां पे नहीं जाते हैं क्योंकि वहां डॉक्टर्स के लायक कोई आपने सुविधा नहीं छोड़ी है। आप वहां से लोग जो है पलायन करके सिर्फ पढ़ाई के इश्यू को लेके, पढ़ाई को लेके नीचे आते हैं,
नीचे भी वो बहुत बड़े बड़े शहरों में नहीं आते, छोटे छोटे शहरों में आते हैं, और छोटे शहरों में वो अपने बच्चों को सिर्फ 12th तक की पढ़ाई करवा के उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उन बच्चों को दोबारा दिल्ली या देहरादून ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। तो रीजन यही है कि वो भी एक तरह से छोटे शहरों में भी एक तरह से सिर्फ कुछ समय बिता रहे हैं, उसके बाद उन्हें रोजगार के लिए फिर कहीं और जाना है। तो मैं मेरी सरकार से मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि आप ये बताइए कि सरकार के हाथ में सब कुछ है, अगर सरकार चाहे तो वहां पे बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल्स डेवलप कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो वहां पे हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती है। आप वहां पे सिर्फ शराब के पीछे ना पड़ के वहां पे पानी से राजस्व लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो सारी चीजें सरकार के हाथ में है। और जहां पे आप व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत से मेरा हम लोगों का कहना ये है कि व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, एक जागरूकता हम लोगों को अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक एक समाज जागरूक नहीं होगा तो तब तक ये तानाशाही और ये अपनी सरकारों की मनमर्जी चलती रहेगी। तो मेरा सबसे पहला कहना यही है कि यदि सरकार की कोई नीति हम जनमानस के अगेंस्ट जाती है या हम लोगों के फेवर में नहीं होती है, तो हम लोगों को उसके लिए आवाज उठानी है और एक विरोध जरूर जताना पड़ेगा। तो बेसिकली यही चीज है कि नीतियां जो है वो सारी सरकार के हाथ में है, और डेफिनेटली सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं वुमेन्स को लेके। मैं तो कहूंगी शराब को लेके आप शराब बंदी करिए ना, प्रतिबंधित करिए, या एक सीमित दायरे तक तो कीजिए। आप ये बताइए कि 20 साल पहले काफी दूर दूर जगहों पे शराब मिलती थी, लेकिन आज आपको हर 5 किलोमीटर पे शराब की दुकान मिलेगी। आप यहाँ पे रोजगार तो दे नहीं रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप महिलाओं के आर्थिक मजबूती के बारे में नहीं सोच रहे हो, उनको आप जंगली जानवरों से बचाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज नजर आती है, शराब, कि शराब की दुकानें खोल दी जाए और सरकार का राजस्व बढ़ता जाएगा। तो आप ये देखिए ना कि राजस्व के तो आप और भी कई टेक्निक्स हैं, बहुत से तरीके हैं, आप उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो? और आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये नारा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वुमेन्स का वो 70% है, जो कि कई अन्य राज्यों से बेहतर ही है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट को जो काउंट किया जाता है, बेसिकली उससे किया जाता है कि जो लिखने में या पढ़ने में सक्षम है, सिर्फ उनको लिटरेट कहा जाता है। लेकिन जब तक एक बच्चा अच्छे रोजगार और अच्छा अर्न ना करने लग जाए, तो आप उसे लिटरेट कैसे कह सकते हो, या फिर आप उसे डेवलप्ड कैसे कह सकते हो? ठीक है। और दूसरी चीज है, हम जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे यहाँ पे वैसे भी वुमेन्स बेटी और बेटे में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो अगर देखी जाए तो वो अराउंड 938 पर 1000 मेल पे है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि देहरादून में बेटी पढ़ाने की बात मैं कह रही हूँ, कि अगर देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्रों में आप कह रहे हैं कि डॉक्टर निशंक की बेटी जो है, निशंक जी की बेटी वो सेना में अफसर बन गई है, तो आप इस चीज को अगर आप इसमें कर रहे हैं कि हमारी बेटियां बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, तो आप ये भी तो नोटिस करिए ना कि उनको तो सारी परिस्थिति मिली है, उनको तो सारी सुविधाएं मिली है, लेकिन वो जो पहाड़ की बेटी है जो आगे उच्च शिक्षा नहीं ले पा रही है, आप उसके लिए क्या किया है? आपने उसके लिए कौन सी, उसको मजबूत करने के लिए या उसकी उच्च शिक्षा के लिए क्या तैयारी की है? लगातार उत्तराखंड में शराब का सवाल बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाया जाता है, और शराब ही लगातार महिलाओं को सबसे ज्यादा उद्वेलित करती है, और महिलाएं लगातार शराब के खिलाफ आंदोलन चलाती रहती हैं। और अगर ये सरकारें और ये समझने वाले लोग जो कहते हैं कि महिला बहुत सशक्त हो गई है, महिला की बात को माना जा रहा है और महिला को हम बहुत सम्मान दे रहे हैं, वो सरकारें और नीति नियंता महिला की हमेशा संघर्ष के सड़क पर आने की, शराब को बंद करने की बात तक को नहीं मान रही है, और यहाँ तक कि वो उसको और आगे बढ़ा दे रही है। जहां महिलाएं शराब का ठेका नहीं खुलने दे रही है, जहां पर दुकान नहीं खुलने दे रही है, सरकारें वहां पर मोबाइल गाड़ी से शराब बेच दे रही है। तो इससे तो मुझे लगता है कि लगातार महिलाओं के मुद्दों को तो सरकारें और नीति नेता को समझते ही नहीं है। इसको कैसे देखती हैं आप? जी, शराब का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे समाज में जो शराब की वजह से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं वो महिलाएं होती हैं। घरेलू हिंसा ले लीजिए, आपराधिक घटनाएं ले लीजिए, ये ज्यादातर शराब के ही एक पहलू आप जिसे कह लीजिए, अपराध जो है वो शराब का ही एक पहलू है। मैं
मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, एक इंसान होने के नाते, मैं पॉलिटिकल पार्टी को साइड रख देती हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते यदि मेरा बच्चा और मेरा पति दिन रात शराब पीकर आके घरेलू हिंसा करे, तो मैं एक महिला होने के नाते इस चीज को कितनी स्वीकृति देती हूँ। हम्म, मैं ये बात कह रही हूँ उन सभी जो सत्ता में जो पार्टी है, उनमें जो महिलाएं हैं, मैं उन महिलाओं से भी ये बात कह रही हूँ, क्या आप सरकार की इस शराब नीति को बढ़ावा देती हैं? और अगर आप इस चीज से सहमत नहीं हैं, तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर आप इसका विरोध नहीं कर रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप इसको एक मौन स्वीकृति दे रही हैं कि आप बताइए, आप उस दल के अंदर खड़े होके क्या फायदा जब आप एक गलत का विरोध नहीं कर पा रही हैं। आप ये देखिए, शराब ने आज घर के घर बर्बाद कर दिए, और महिलाएं जो पहाड़ों पे इसके खिलाफ लड़ रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लेकिन वो उसको सिर्फ एक लेवल तक ही उठा पाती हैं। उसके आगे की जो कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकार जो सत्ता में है, उसके उसके जो रिलेशन होते हैं, जो शराब माफियाओं के रिलेशन होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो महिलाएं उस लेवल से आगे कुछ कर ही नहीं पाती है। वो कोई अगर एक दुकान तोड़ती हैं, तो उस शराब माफिया को तो इतना संरक्षण अवेलेबल है कि वो तो 4 दुकानें और खड़ी कर देगा। तो जो मेन इस चीज में सिर्फ महिलाओं के आगे आने से कुछ नहीं होगा, इसमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को इस चीज को स्टॉप करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आप बोलते हैं कि गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं कि गुजरात एक रोल मॉडल की तरह आप उसे यूज करते हैं, लेकिन गुजरात में शराब बंदी है, बिल्कुल शराब बंद है। उसमें भी तो कहीं ना कहीं से राजस्व आ रहा है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं से आप उसको एक रोल मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन एक उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जिसे धार्मिक नगरी कहा जाता है, कि अगर आप जानते हैं, अगर साउथ में भी कोई बंदा ये सुनता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो वहां से आए हुए लोगों तक की इतनी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि इसको एक धामों में माना जाता है, एक हिंदू धर्म में जो एक बहुत ही पूजनीय स्थान माना जाता है। लेकिन आप अगर इसी तरफ इसी रोड पे निकलेंगे, तो आपको हर 5 किलोमीटर पे एक एक ठेका मिल जाएगा। तो आप ये बताइए कि इस धर्म नगरी को आप क्या बनाने जा रहे हैं? आप इसे शराब की नगरी बनाने जा रहे हैं। आप शराब के अलावा और भांग के अलावा और नशे के अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे। देखिए, शराब और नशे को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जब आज की तारीख में, जब आपको पता है कोरोना का इतना संक्रमण है, आप लॉकडाउन में इसको एसेंशियल सर्विसेज के अंदर लेके आ जाते हैं। तो आप मतलब ये आपको ऐसा क्या लगता है कि ये आपको इतनी एसेंशियल लग रही है कि इसके बिना हमारा समाज ही नहीं चल सकता है? आप इसे एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना के, मतलब इसको आप समाज के सामने परोस रहे हैं। आप तो एक पूरे समाज के सेहत को और उसको दांव पे लगा रहे हैं ना। आप देखिए, आज की तारीख में आपको सोचना चाहिए था कि आज मानसिक अवसाद में कितने लोग हैं, कईयों के रोजगार चले गए हैं। आज रोजगार को लेके बहुत लोग परेशान हैं, मानसिक अवसाद में। तो मानसिक अवसाद के लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन खोलिए, उनके लिए कोई काउंसलिंग सेशन खोलिए। रोजगार, स्वरोजगार की आप बात कर रहे हैं, आप स्वरोजगार के लिए कोई उनकी हेल्प के लिए कुछ वो निकालिए, योजनाएं निकालिए, आप उनसे बात करिए। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। सिर्फ शराब को एसेंशियल सर्विसेज में डाल के सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। तो ये बहुत चलिए ही मीनाक्षी जी, मतलब बहुत ही बुरा गलत मुद्दा है, और इसके खिलाफ हम लोग जो है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि उत्तराखंड, मैं ये एक चीज और कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि उत्तराखंड क्रांति दल इसके अगेंस्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जितने भी सामाजिक संस्थान है, जितने भी समाज सेवी हैं, इन सबको आगे आना चाहिए और इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए जी। कि मुझे जो लगता है कि अगर हमें महिलाओं को ऊपर उठाना है, तो महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व देना होगा, क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व का मौका मिलता ही नहीं है। और जब ग्राम प्रधान और इसकी बात करें, तो वहां पर भी वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करती है, वो डिसीजन मेकर नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित, उच्च शिक्षा की उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं और उनको प्रतिनिधित्व का मौका देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।